हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय और संचय। तो अपने लोग सबसे पहले तो थ्योरी करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो हमारी होगी बालाजी बुक के। हालांकि अगर आपके पास बालाजी बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख कर हुए आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय, यानी कि चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी। एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो अपने लोग क्रमचय की परिभाषा देखेंगे। क्रमचय किसे कहते हैं, यानी क्रमचय जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं परमुटेशन। देखिए, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सब वस्तुओं को एक साथ रखने के भिन्न भिन्न क्रमों को क्रमचय कहते हैं। तो एक बार लिख करके देख लेते हैं, फिर अपने लोग करते हैं। यानी दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सब वस्तुओं को एक साथ रखने के दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सब वस्तुओं को एक साथ रखने के भिन्न भिन्न क्रमों को क्रमचय कहते हैं। क्रमचय कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो अपने लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यानी जैसे, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे तीन वस्तुएं P Q R में से, जैसे तीन वस्तुएं P, Q और R में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या 6 होगी, जो कि निम्न प्रकार है। अब कौन कौन से 6 प्रकार होंगे एक बार लिख करके देख लेते हैं। सबसे पहला होगा P Q R। देखिए, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। P Q R Q। दूसरा होगा Q P R। चौथा हो जाएगा Q R P। फिर हो जाएगा R P Q और R Q P। ये 6 प्रकार होंगे। ठीक है, यानी कि तीन वस्तुओं को एक साथ लेकर बने कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी?
छह क्रमचय बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार चार वस्तुएं P, Q, R और S में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की कुल संख्या कितनी होगी? 24 होगी। एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या 24 होगी, ठीक है। इसके प्रकार अपने लोग लिखे नहीं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे 24 होंगे। इसके बाद अपने लोग करेंगे गणना के मूल सिद्धांत, जो कि दो होते हैं, योग सिद्धांत और गुणन सिद्धांत। पहले इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, फिर अपने लोग आगे करते हैं। फिर इसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे करता हूं। अब देखिए हम लोग करते हैं गणना के मूल सिद्धांत। नई हेडिंग पड़ेगी, गणना के मूल सिद्धांत। देखिए गणना के निम्नलिखित दो मूल सिद्धांत हैं। गणना के निम्नलिखित दो मूल सिद्धांत है। निम्नलिखित दो मूल सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि योग सिद्धांत, पहला है आपका योग सिद्धांत, और दूसरा है गुणन सिद्धांत। गुणन सिद्धांत। अब पहली हेडिंग पड़ेगी अपने लोगों की योग सिद्धांत से। यानी योग सिद्धांत क्या होता? योग सिद्धांत देखिए, यदि एक कार्य दो या अधिक तरीकों से किया जा सकता है और ये तरीके एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी एक ही समय में दोनों कार्य नहीं हो सकते हैं, तो कुल तरीकों की संख्या बराबर सभी तरीकों का योगफल, ये होता है। तो एक बार लिख करके देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यदि एक कार्य दो या अधिक तरीकों से कि दो या अधिक तरीकों से किया जाता है और ये तरीके एक दूसरे से अलग अलग हों, और ये तरीके एक दूसरे से अलग अलग हों, यानी एक ही समय में दोनों कार्य नहीं हो सकते हैं। दोनों कार्य नहीं हो सकते
हैं। तो कुल तरीकों की संख्या बराबर, तो कुल तरीकों की संख्या बराबर सभी तरीकों का योगफल, सभी तरीकों का योगफल, सभी तरीकों का योगफल। ठीक है, अब देखिए अपने लोग अगर एक उदाहरण करते हैं तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने लोग एक उदाहरण करते हैं। अब उदाहरण देखिए क्या है, सबसे पहले तो उदाहरण लिख लेते हैं। यानी उदाहरण है आपका सॉरी, यदि किसी कक्षा में किसी कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हों, 10 लड़कियां हों, तो कक्षा में एक विद्यार्थी को मॉनिटर बनाने के कुल कितने तरीके होंगे? तो कक्षा में एक विद्यार्थी को मॉनिटर बनाने के कुल कितने तरीके होंगे? मॉनिटर बनाने के कुल कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका हल करते हैं अपने लोग। यानी देखिए एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कुल 15 लड़के और 10 लड़कियां। उसमें से हमें एक विद्यार्थी को चुनना है, फिर उसको हमें क्या बनाना है? क्लास का मॉनिटर बनाना है। तो इसमें कुल कितने तरीके होंगे? तो देखिए इसमें तो सबसे पहले तो अपने लोग या तो लड़के को चयन करेंगे, यानी लड़कों को चुनेंगे, तो एक साइड में लड़कों को कर लेंगे। तो 15 लड़के में से या तो एक लड़का चुन सकते हैं, या फिर हम लड़कियों को, फिर हो सकता है कि हमें 15 लड़कों में से एक भी लड़का ना मिले या एक कोई लड़का मिल जाए। ठीक है, फिर उसके जब हमने लड़कों का चयन कर लिया, फिर इसके बाद हमें अगर एक भी लड़का नहीं मिला तो हम गर्ल्स का चुनाव करेंगे, यानी लड़कियों का चुनाव करेंगे। तो लड़कों को देखेंगे, फिर लड़कियों का एक चुनाव करेंगे, यानी कौन सी लड़की को हमें मॉनिटर बनाया जाए। तो कुल हमें एक ही बच्चे को मॉनिटर बनाने, कुल कितने बच्चे हैं? कुल 15 और 10 25 बच्चे, यानी कुल 25 तरीके हो जाएंगे सिंपल से। यानी एक एक करके अगर हम सभी को चुनेंगे, कुल ज्यादातर कितने तरीके चुनवा पाएंगे हम? मिनिमम मैक्सिमम कितने तरीके होंगे? हमें 25 ही तरीके होंगे एक विद्यार्थी को चुनने के। यानी देखिए सबसे अब इसका आंसर लिखते हैं। यानी कि दिए गए 15 लड़कों में से 15 लड़कों में से एक लड़का चुनने के कुल प्रकार, में से एक लड़का चुनने के कुल प्रकार, चुनने के कुल प्रकार। कितने प्रकार होंगे? 15 ही प्रकार होंगे। 15 लड़के हैं तो एक एक लड़का चुनेंगे, तो कितने 15 तरीके होंगे। और 10 लड़कियों में से एक लड़की चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? 10 लड़कियों में से एक लड़की चुनने के कुल प्रकार।
बराबर 10। देखिए जब हम लड़कों को चयन करेंगे तो लड़कियां नहीं चयन कर सकते हैं, अब जब हम लड़कों को चुन चुके होंगे तभी लड़कियों को चुनेंगे, यानी दोनों तरीके एक साथ नहीं कर सकते हैं, यानी ये दोनों तरीके एक साथ नहीं कर सकते हैं। अतः एक विद्यार्थी को चयन करने के कुल प्रकार, अतः यानी कि एक विद्यार्थी के चयन करने, एक विद्यार्थी के चुनने के कुल प्रकार या चयन करने, चुनने के कुल प्रकार। इसमें देखिए योग होगा 15 + 10 बराबर 25, ठीक है। अतः अब इसके बाद इधर कर लेते हैं, अतः कक्षा में एक विद्यार्थी को मॉनिटर बनाने के कुल 25 तरीके होंगे। अतः कक्षा में एक विद्यार्थी को मॉनिटर बनाने के कुल 25 तरीके होंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर अपने लोग करते हैं योग गुणन, सॉरी गुणन सिद्धांत। गुणन सिद्धांत करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने लोग करते हैं गुणन सिद्धांत। अब देखिए अपने लोग करते हैं गुणन सिद्धांत, यानी दूसरी हेडिंग है गुणन सिद्धांत। योग सिद्धांत अपने लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने लोग गुणन सिद्धांत समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि एक कार्य एक या अधिक चरणों में होता है, यदि एक कार्य एक या अधिक चरणों में होता है, और हर एक चरण अलग अलग तरीके से किया जाता है, और हर एक चरण अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो कुल तरीकों की संख्या बराबर हो जाएगी सभी चरणों के तरीकों का गुणनफल। सभी चरणों के तरीकों का गुणनफल, इसमें गुणा होता है, गुणनफल यानी प्रोडक्ट। अब देखिए इसका एक एग्जांपल करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण करते हैं, अब देखिए इसका उदाहरण आपके पास हो जाएगा, यदि एक व्यक्ति के पास, लिख देते हैं,
यदि एक व्यक्ति के पास चार कमीज और तीन पैंट है, तीन पैंट हूं, तो व्यक्ति एक कमीज और एक पैंट कुल कितने तरीके से पहन सकता है? कुल कितने तरीके से पहन सकता है? अब इसका अपने लोग हल करते हैं। अब देखिए इसके कुल कितने, अब इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें तो गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो वो कमीज सिलेक्ट करेगा, या कमीज या फिर कह लीजिए पहले पैंट, दोनों में से कोई एक पहले सिलेक्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले तो देखो, जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल लें, पहले तो आपके पास कितने, 1 2 3 4 कमीज हो गई, ठीक है। अब इन चार को चुनने के तरीके कितने हो गए? 4 तरीके हो गए। हो सकता है ये वाली कमीज पहने, हो सकता है ये वाली सिलेक्ट करे, हो सकता है ये वाली, ये हो सकता है तीसरे चौथे नंबर वाली सिलेक्ट करे। फिर इसके बाद में जब एक कमीज सिलेक्ट करने के बाद में फिर वो क्या करेगा? पैंट को सिलेक्ट करेगा। यानी हो सकता है इस पैंट, अब पैंट मेरे पास कितनी है? 3, तो इस कमीज के साथ में 3 पैंट सिलेक्ट कर, मतलब 3 तरीके हो जाएंगे। इस कमीज के साथ में तीनों पैंटों के साथ में पहन सकता है। तो कितने तरीके होंगे? 3 इसके साथ होंगे, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, यानी 3 चौको कुल 12 तरीके होंगे। इसमें जुड़ेगा नहीं, इसमें क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आने, यानी ये स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। पहली स्टेप में क्या करेगा? वो सिलेक्ट करेगा एक कमीज को, फिर उसके बाद में वो सिलेक्ट करेगा पैंट को, तब वो एक कमीज और एक पैंट पहनेगा। एक कमीज और एक पैंट पहनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 12 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं अपने लोग सही से। देखिए यानी कि दिए गए 4 कमीजों, दिए गए 4 कमीजों में से एक कमीज चुनने के कुल प्रकार, एक कमीज चुनने के कुल प्रकार कितना प्रकार होगा? 4। और 3 पैंटों में से, पहला तो ये 4 तरीके, 4 पैंट, 4 में से एक कमीज, यानी 4 तरीके हो गए। 4 कमीज में से एक कमीज चुन ली। अब उसके बाद में जो कमीज चुन ली, अब उसमें से पैंट चुनेगा। अब यानी कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 3 पैंटों में से, 3 पैंटों में से एक पैंट चुनने के कुल प्रकार, चुनने के कुल प्रकार कितने प्रकार होंगे? 3। यानी ये पहला चरण हो जाएगा और ये दूसरा चरण हो जाएगा, ठीक है। इसको चरण भी नाम देना चाहो तो दे सकते हो। ये आपका पहला चरण हो जाएगा, ये फर्स्ट चरण और ये सेकंड चरण। अतः एक कमीज और एक पैंट चुनने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 3 बराबर 12। अतः व्यक्ति 4 कमीज
और 3 पैंटों में से एक कमीज और एक पैंट कितने तरीके से पहन सकता है? कुल 12 तरीके से पहन सकता है। अतः लिख लो, इधर लिख लो। अतः व्यक्ति एक कमीज और एक पैंट एक पैंट को पहनने के कुल तरीके, एक पैंट को पहनने के कुल तरीके। तरीके बराबर कितने हो जाएंगे? 12, यानी 12 तरीके से ये पहन सकता है। अब देखिए इसको कर लीजिए। कल हम लोग मिलते हैं, इसी टाइम पर मिलेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन करेंगे, जितने हो पाएंगे उतने कल करेंगे, कल के बाद नहीं हो पाएंगे तो परसों करेंगे रोज, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं इसी के लिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।